हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग उदारीकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उदारीकरण है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उदारीकरण क्या है। पहले उदारीकरण को समझने के पहले ये जानना होगा कि उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है बाजार मुक्त करना। उदारीकरण का अर्थ होता है बाजार मुक्त करना। आज उदारीकरण की अंधी दौर में विश्व के अधिकांश देश भाग ले रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज उदारीकरण की अंधे दौर में विश्व के अधिकांश देश भाग ले रहे हैं, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। उदारीकरण के दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। उदारीकरण को अगर हम लोग देखें तो उसका दो अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहला है आंतरिक उदारीकरण, मैंने बताया है। पहला है आंतरिक उदारीकरण और दूसरा है बाह्य उदारीकरण। तो आंतरिक उदारीकरण क्या है? आंतरिक उदारीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में। आंतरिक उदारीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में रूपांतरण तथा निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों में कमी करना है। ठीक है। जबकि वह उदारीकरण का तात्पर्य है एक देश द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर खोल देना होता है। ठीक है। इसे आपको उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का तात्पर्य है कि विकसित देशों की नई तकनीकी अल्प विकसित देशों को प्राप्त होगी। विकसित देश में जो टेक्नोलॉजी है वह विकासशील देशों में, अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां उनका प्रयोग किया जाएगा। देश की जनता के लिए रोजगार खुल जाएंगे, अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और बाजार निवेश में वृद्धि होगी। देश के आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1991 के बाद आप देखेंगे कि एक नई क्रांति आई। 1991 के बाद खासकर एक नई क्रांति आई। क्या आया भाई? 1990 के दशक से पूर्व, थोड़ा सा देख ले हम लोग कि 1990 दशक से पूर्व भारतीय पूंजी बाजार प्रायः देश की सीमाओं के भीतर ही रहा। भारत के सीमाओं के भीतर ही रहा। अनेक प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों के चलते विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार में निवेश से हिचक रहे थे, घबरा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की कमी का दौर चल रहा था और देश पर विदेशी ऋणों का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा था। जुलाई 1991 के बाद देश में उदारीकरण का दौर आरंभ हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? जुलाई 1991 के बाद से देश में उदारीकरण का दौर आरंभ हुआ और अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई, जिसमें दो प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से? विदेशी व्यक्तिगत एवं संस्थागत निवेशकों तथा विदेशी कंपनियों को भारतीय पूंजी बाजार में स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। उसके बाद हुआ कि भारतीय कंपनी को यूरो निगम आदि निर्गत करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। आरबीआई की पूर्वानुमति के अनुसार ही कंपनियों को पूंजी अंशदान स्वीकार करने
और अनिवासी भारतीयों या समुद्र पारीय निगमित निकायों को शेयर अथवा प्रतिभूति जारी करने की अनुमति देने के लिए एनआरआईज के लिए मापदंडों की उदार बनाया गया। ठीक है, एक आदर्श एक्सचेंज के रूप में त्वरित समाशोधन सुविधाओं के साथ स्टॉक एक्सचेंजों ऑफ इंडिया स्थापित की गई। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्थापित की गई। ठीक है, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए प्रतिभूतियां प्रदान करने के वास्ते अंतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1991 ईस्वी से आरंभ हुई नए आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक उदारीकरण नीति की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया? 1991 से आरंभ नए आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक उदारीकरण की संज्ञा दी गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला आरंभ करने, देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए गए। ठीक है, इस प्रकार आर्थिक नीति की परिधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हेतु अपनाई गई राजनीति को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक नीति का मौलिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत की आर्थिक नीति जो 1991 ईस्वी में जो हुआ था, किस किस क्षेत्रों में इसकी रणनीति अपनाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं, आप पहला नोट कीजिएगा, औद्योगिक नीति में सुधार। पहला क्या हुआ कि औद्योगिक नीति में सुधार हुआ। नई आर्थिक नीति में अनेक औद्योगिक नीति सुधार लागू किए गए। नई आर्थिक औद्योगिक नीति में आपको बहुत सारे सुधार किए गए। आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया को नीति प्रक्रिया को आर्थिक सफल बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति को अधिक उदार एवं गतिशील बनाया गया। ठीक है, देश के घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के उद्देश्य से 24 जुलाई 1991 ईस्वी को 24 जुलाई 1991 ईस्वी को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, कार्यशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 1993 को सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता रखने वाले उद्योगों की संख्या 18 से घटाकर 15 कर दी। कितना कर दिया? 18 से घटाकर 15 कर दी, तथा साथ ही अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता सामग्रियों तथा कच्चे चमड़े से जुड़े उत्पादनों को लाइसेंस मुक्त घोषित कर दिया गया। 90 के दशक में उदारीकरण के प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाते हुए अनिवार्य लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या को घटाया गया। अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आवंटित एवं आरक्षित उद्योगों की संख्या उत्तरोत्तर कम की गई और भारतीय उद्योगों में व्याप्त अकुशलता, उत्पादन पैमाने पर तकनीकी स्तर की अक्षमता में सुधार के लिए यह आवश्यक समझा गया कि सरकारी नियंत्रणों को न्यूनतम अथवा समाप्त किया जाए और साथ ही भारतीय उद्योगों में प्रचलित संरक्षण की आकांक्षाओं को समाप्त किया जाए, ताकि भारतीय उद्योग परिपक्वता के साथ साथ अपने उत्पादन में गुणात्मक सुधार करने, स्वयं को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सुयोग्य बना सके। ऐसी बातें उसमें सम्मिलित की। उत्पादन के गुणात्मक सुधार के लिए विदेशी तकनीकी के आयात प्रतिबंधों के उदार एवं मुक्त बाजार को बनाया गया और इस प्रकार बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारों द्वारा भारतीय उद्योगों में संरक्षणवाद को समाप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सूत्रपात
किया गया। ठीक है, आयात नीति दूसरा जो है वह हो गया आयात नीति। आयात नीति क्या होगा? आयात नीति में आयात और निर्यात नीति, दूसरा जो है आयात और निर्यात नीति। तो उसमें क्या होगा? आयात और निर्यात नीति में हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं विश्वव्यापी की सुधारात्मक नीतिगत श्रृंखला के अंतर्गत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की, जिसका बृहत उद्योग व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध, आर्थिक स्वतंत्रता एवं न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है, न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना है। अप्रैल 1993 को पुनः संशोधित आयात निर्यात निधि को और अधिक उदार बनाया गया तथा इसमें कृषि क्षेत्र को निर्यातोन्मुखी इकाइयों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई। साथ ही आयात निर्यात की निषिद्ध सूचियों में भी इसमें कटौती करके विदेशी व्यापार का सरलीकरण किया गया और नवी योजना के लिए घोषित आयात निर्यात नीति में उदारीकरण की नीति को जारी रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 2002 से लेकर 2007 के लिए घोषित नई आयात निर्यात नीति में उदारीकरण का दृष्टिकोण जारी रखा गया। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा जो पॉइंट है विदेशी निवेश नीति सुधार। तीसरा जो पॉइंट है विदेशी निवेश नीति सुधार। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीतिगत सुधारों द्वारा आंतरिक स्तर पर उद्योगों का विनियमन करने के साथ साथ सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में संशोधन करके विदेशी विनिवेश संबंधी प्रतिबंधों को यथासंभव समाप्त किया और अनिवासी भारतीयों और उनके स्वायत्त वाले प्रदेश विदेशी निगति नियामकों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं उद्योगों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति सरकार ने प्रदान की। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार की विशेषज्ञता जैसे लक्ष्यों को अनुकूलता विदोहन करने के उद्देश्य से सरकार ने उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी। कितना कर दिया? 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया। और गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी निवेश संबंधी मामलों का निपटारा जल्द किया जा सके। ठीक है, अब आ जाइए चौथा अवमूल्यन नीति। ये क्या था? निर्यात को प्रोत्साहन करने, विदेशी अदायगियों को सुदृढ़ बनाने और भारत को पूंजी पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपए का अवमूल्यन करके रुपए की विनिमय दर में समायोजित किया। प्रथम समायोजन में विश्व के विकसित देशों की मुद्राओं, अमेरिकी डॉलर, डच मार्क, जापानी येन, फ्रेंच फ्रैंक की तुलना में रुपए का मूल्य कुछ अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में 10 से 11% घटाया गया और इस अवमूल्यन की नीति का उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाकर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान ढूंढना था। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फिर थोड़ी सी जब हम लोग इस पर जब बात करते हैं तो हम लोग निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया गया है जो इस प्रकार था। क्या था? उदारीकरण का वह प्रक्रिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम किया जाता है। ठीक है, ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जा सके। भारत की नई आर्थिक नीति की उदारीकरण की दिशा में
जुड़कर एक अन्य पूरक पहलू है निजीकरण। लोक उपक्रमों की बढ़ती अक्षमताओं एवं बढ़ते घाटे को ध्यान में रखकर विगत वर्षों में सार्वजनिकरण की नीति के स्थान पर निजीकरण तथा अपनिवेश की नीति को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस नीति में लोक उपकरणों के कार्यक्रमों को सीमित करके निजी उद्योगों को उदारीकरण लाइसेंसिंग नीतियों के अंतर्गत कार्य करने की विस्तृत सुविधाएं प्रदान की गई है। निजी नियमों एवं निजी निगमों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षण सुविधाएं देकर उसके कार्य क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। नई आर्थिक नीति में निजीकरण को लोक उपकरणों कर्मियों को दूर करने वाला एक प्रभावी उपकरण माना गया है। तो आज मैंने आपको उदारीकरण के संबंध में सारी बातें बताई है। आप उदारीकरण से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो आप इसका बहुत सरलता पूर्वक जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।